कहानी की शुरुआत में हम पपीलॉन नाम के एक शातिर चोर को देखते हैं जो एक अमीर आदमी के घर से तिजोरी खोलकर करोड़ों के हीरे उड़ा लेता है और फुर्ती से खिड़की के रास्ते नीचे उतर जाता है और एक आलीशान क्लब में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह अंदर घुसा उसने देखा कि उसका बॉस एक आदमी को कुत्ते की तरह मार रहा है। दरअसल बॉस काफी पहुंच वाला आदमी है जो पपियन को हर मुसीबत में पुलिस से बचा लेता है। इसीलिए पपियन भी अपने कायदे के मुताबिक हर बार चोरी के माल का आधा हिस्सा उसे सौंप देता है। जैसे ही बॉस पपियों के करीब आता है वो कहता है, जो भी मेरे साथ गद्दारी करेगा मैं उसका यही हाल करूंगा। असल में जिस आदमी की धुलाई हो रही थी उसने बॉस से छुपाकर चोरी का कुछ हिस्सा पहले ही अपने पास रख लिया था, जिसकी खबर बॉस को लग गई थी। अचानक बॉस पपियन से पूछता है, हाँ तो भाई तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो? तभी पपियन सारे चमचमाते हीरे उसके सामने बिखेर देता है। जैसे ही बॉस ने चमचमाते हीरो को देखा उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखने लगती है और बॉस मजाक में पपियन से कहता है, कहीं तुमने भी कोई हीरा अपने पास तो नहीं छुपाया? पपियन मुस्कुराते हुए कहता है, अरे हाँ, मैंने सबसे कीमती और बड़े वाले हीरे पहले ही बचाकर रख लिए हैं। बॉस समझ जाता है कि पपिलॉन उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन बॉस बेहद ही चालाक और क्रूर किस्म का आदमी है जो किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करता। बॉस पपिलॉन के पीछे एक जासूस लगा देता है। कुछ ही देर बाद पपिलॉन सीधे अपनी गर्लफ्रेंड नेट के पास पहुंचता है और यहीं से उसकी असली मुसीबतें शुरू होने वाली थी। वह हीरो का एक खूबसूरत हार नेट के गले में पहना देता है, जिससे साफ था कि उसने सच में कुछ माल बॉस से छुपा कर रख लिया था और बॉस का वह जासूस यह सब देख लेता है। उसे अब पक्का सबूत मिल चुका था कि पपियन ने बॉस को धोखा दिया है। उधर पपियन इस बात से बेखबर अपनी प्रेमिका के साथ मजे से सो जाता है। अगली सुबह नैट पपियन से कहती है, मुझे अब इस शहर में नहीं रहना, चलो किसी शांत गांव में चलते हैं। इस पर पपिलन उसे समझाता है, गांव की जिंदगी में रखा ही क्या है, मैंने कल रात सिर्फ 1 घंटे में जितना कमाया है गांव के लोग पूरे 1 साल में भी उतना नहीं देख पाते। यह सुनकर नैट का मूड खराब हो जाता है और वह ताना मारती है कि तुम्हारे लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। तब पपियन उसे मनाते हुए कहता है, मुझे सिर्फ 6 महीने का वक्त और दे दो, इसमें मैं इतना पैसा बटोर लूंगा कि दोबारा कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी और उसके बाद हम हमेशा के लिए गांव चले जाएंगे। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसकी पूरी जिंदगी तबाह होने वाली है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। पपिलॉन जैसे ही दरवाजा खोलता है सामने पुलिस खड़ी होती है। पुलिस वाले तुरंत घर के अंदर घुसते हैं और पपिलॉन को कत्ल के संगीन इल्जाम में दबोच लेते हैं। असल में धोखे की भनक लगते ही यह पुलिस वाले उसके बॉस ने ही भेजे। पपिलॉन चिल्लाता रह जाता है कि उसने किसी की जान नहीं ली, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और उसे सीधे थाने ले जाती है। अगले दिन नेट पुलिस स्टेशन पहुंचती है और रोते हुए बताती है कि अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी है। तब पापियों को समझ आता है कि उस रात बॉस ने जिस आदमी को जान से मार दिया था उस मौत का पूरा ठीकरा उसके सिर पर फोड़ दिया गया है। नेट उसे हौसला देते हुए कहती है, मैं ऊपरी अदालत में अपील करूंगी और तुम्हें बहुत जल्द बाहर निकाल लूंगी। लेकिन पपियोन हताश होकर कहता है, इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि मुझे बहुत तगड़े तरीके से फंसाया गया है। मेरे बॉस ने पुलिस के अफसरों को मोटी रकम खिलाई है। अब कोई कानून मुझे इंसाफ नहीं दिला सकता, इसीलिए मुझे खुद ही इस जेल की दीवार लांघनी होगी।
वो गुस्से में नेट से वादा करता है कि आजाद होते ही वह सबसे पहले अपने बॉस का खात्मा करेगा। तभी जूलियट नाम का एक दूसरा कैदी उसकी बातें सुन लेता है और कहता है, दोस्त, अगर तुम यहाँ से आजाद होना चाहते हो तो यह मुमकिन है, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसके ठीक बाद सभी कैदियों को मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाता है और जेल के कपड़े पहनाकर एक कतार में खड़ा कर दिया जाता है। वहां जूलियट पपियो की नजर एक खास कैदी की तरफ घुमाता है और कहता है, इस बंदे का नाम लुइस है। यह बहुत बड़ा करोड़पति है। यह नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने का मास्टरमाइंड था और इसके पास अब भी मोटी रकम छुपी है। लेकिन यह अमीर इंसान इस नरक में ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है, क्योंकि बाकी के हिंसक कैदी इससे पैसा वसूलने के चक्कर में इसकी जान ले लेंगे। मेडिकल खत्म होते ही सभी कैदियों को जेल की तरफ ले जाया जाने लगता है। उसी रास्ते में लुई की पत्नी एक वकील के साथ उससे मिलने आती है और कहती है, तुम फिक्र मत करो, इस वकील की मदद से मैं तुम्हें कुछ ही हफ्तों में यहाँ से सही सलामत बाहर ले आऊंगी। अब सभी कैदियों को समंदर के बीचों बीच बनी एक सुरक्षित जेल में भेजने के लिए जहाज पर सवार किया जाता है। वहां पपियन मौका देखकर सीधा लुई के पास पहुंचता है और कहता है, इस जेल के अंदर एक से बढ़कर एक खूंखार कैदी बंद है जो सिर्फ तुम्हारी दौलत के चक्कर में तुम्हारी गर्दन काटने को तैयार बैठे हैं। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड बनने को तैयार हूं। बस बदले में तुम्हें मेरी फरारी के लिए पैसे देने होंगे। लुइस हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, मुझे तुम्हारी इस सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं। यहाँ सख्त गार्ड्स तैनात हैं। लेकिन लुई का यह भ्रम बहुत जल्द टूटने वाला था। रात के अंधेरे में अचानक एक अजीब सी आहट सुनकर लुई की आंखें खुल जाती हैं। वह देखता है कि एक भारी भरकम कैदी उसके ठीक बगल में सोए हुए शख्स का गला रेतकर उसकी जान ले लेता है और उसके सारे पैसे छीन लेता है। लूटपाट के बाद वो कातिल कैदी उन पैसों में से कुछ हिस्सा वहीं जमीन पर फेंक देता है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आता है, लेकिन वो कातिल को पकड़ने की बजाय जमीन पर गिरे पैसों को चुपचाप अपनी जेब में रख लेता है। यह खौफनाक मंजर देखकर लुइस के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ आ जाता है कि यहाँ के गार्ड्स खुद अपराधियों के साथ मिले हुए हैं। अगली सुबह लुइस सीधे पपियो के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूं। बस तुम मेरी जान की रक्षा करो। पपियो को भी भागने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वह तुरंत हाँ कर देता है और कहता है, जिस दिन मैं इस जेल की दीवार लांघूंगा तुम्हें भी अपने साथ आजाद करवा दूंगा। लेकिन लुई मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, मुझे भागने का कोई रिस्क नहीं लेना। मेरी बीवी कानूनी रास्ते से मुझे यहाँ से छुड़ा लेगी। पपियोन अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, तुम सच में बहुत नादान हो लुई, तुम्हारी बीवी तुम्हें इस नर्क से कभी वापस नहीं निकाल पाएगी। यह कहकर पपियन वहां से आगे बढ़ जाता है। जैसे ही जहाज पर रात का घना अंधेरा छाता है, तभी वहीं भारी भरकम कातिल कैदी दबे पांव लुई को ठिकाने लगाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो वार कर पाता, पबियो पीछे से बाज की तरह झपट पड़ता है और उस कातिल की हालत खराब कर देता है। मारपीट के हंगामे से जहाज के सारे कैदी जाग जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स भी वहां जल्दी से पहुंच जाते हैं। गार्ड्स वहां पपियन के हाथों पर चोट के निशान देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि यह धुलाई इसी ने की है। सजा के तौर पर गार्ड्स पपियोन को उल्टा करके भारी जंजीरों से जकड़ लेते हैं और कई दिनों के लिए उसका खाना पानी बंद कर देते हैं। लेकिन काल कोठरी में बंद पपिलॉन को बस एक ही चिंता सता रही थी कि कहीं उसकी गैर मौजूदगी में कोई लुई की जान न ले ले।
लेकिन जैसे ही पपिलॉन अपनी सजा पूरी करके बाहर आता है तो नजारा कुछ और ही था। पपिलॉन ने उस रात उस कैदी को इतने बुरे तरीके से मारा था कि उस खौफ को देखकर अब जेल के बाकी कैदियों की भी फटी पड़ी थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह लुईस की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। इसके बाद सभी कैदियों को जहाज से नीचे उतारा जाता है और एक कतार में बांधकर जेल के अंदर ले जाया जाता है। इसी तरह खौफ के साए में दिन और महीने गुजरने लगते हैं। लेकिन एक सुबह कई कैदियों को खदान में कड़े काम के लिए ले जाया जाता है, जिसमें लुई और पपिलॉन भी शामिल थे। इन लोगों को वहां धूप में भारी भारी पत्थर उठाने का थका देने वाला काम सौंपा जाता है। काम के दौरान अचानक लुई के छुपाए हुए पैसे कहीं गिर जाते हैं। वो घबराकर यह बात पपियन को बताता है। पपिलॉन बिना एक पल गवाए फौरन उन पैसों की तलाश में जुट जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि इस नरक से आजाद होने का इकलौता जरिया यही नोट हैं। काफी मशक्कत के बाद पपियों को वो पैसे मिल जाते हैं और वह पूरी ईमानदारी से वह रकम लुईस को वापस थमा देता है। पपिलॉन की यह ईमानदारी देखकर लुईस भावुक होकर कहता है, सच कहूं दोस्त, मुझे रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी कि तुम यह पैसे मुझे कभी वापस लौटाओगे। इसके बाद दोपहर के खाने के वक्त लुई फुर्सत पाकर कोयले से अपनी पत्नी की एक तस्वीर बना रहा होता है। पपिलॉन जब उस स्केच को देखता है तो कड़वी हकीकत सुनाते हुए कहता है, तुम्हें आज भी यह गलतफहमी है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेगी। वो इस वक्त बाहर तुम्हारे पैसों पर ऐश की जिंदगी जी रही होगी। अगर तुम बाहर आ गए तो तिजोरी की चाबी उसके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए वह तुम्हें इस नर्क से कभी आजाद नहीं करवाएगी। लेकिन लुईस अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कहता है, नहीं, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है। तभी उन दोनों की नजर अपने बगल में बैठे एक कैदी पर पड़ती है जो भूख और बीमारी से दम तोड़ चुका था। क्रूर गार्ड ने तरस खाने की बजाय उसका खाना उसके पेट के ऊपर ही रख दिया था। यह मंजर देखकर लुईस गुस्से में गार्ड को बुलाने आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहां मौजूद सीलिए नाम का एक पुराना कैदी लुई का हाथ थामकर उसे शांत रहने का इशारा करता है। इसके बाद सीलिए उस मृत कैदी की थाली से खाना उठाता है और उसका आधा हिस्सा पपियन की तरफ बढ़ा देता है। यह सब देखकर लुई का मन खिन्न हो जाता है और वह हटने लगता है। लेकिन पपियन लुईस को रोकता है और उस खाने में से कुछ निवाले निकालकर लुईस को देता है ताकि वह भूखा ना रहे। अब खदान का काम खत्म हो चुका था और गार्ड सभी को वापस जेल की तरफ ले जाने लगते हैं। रास्ते में पपियन देखता है कि एक लकड़ी की गाड़ी कीचड़ के दलदल में बुरी तरह फंस चुकी है, जिसमें कुछ औरतें और उनका दलाल सवार था जो जेल के अफसरों के लिए उन्हें वहां लाया करता था। गाड़ी को फंसा देखकर एक गार्ड चिल्लाता है, ओए सबके सब आगे बढ़ो और ताकत लगाकर इस गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकालो। यह सुनते ही पपियो के शातिर दिमाग की बत्ती जलती है। उसे समझ आ जाता है कि उस दलाल के करीब जाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। पपियन धक्का लगाने के बहाने उस दलाल के पास पहुंचता है और तभी धीरे आवाज में कहता है, अगर तुमने मुझे इस टापू से बाहर निकालने का इंतजाम कर दिया तो मैं तुम्हें $2000 दूंगा। यह सुनकर वो दलाल पपिलॉन का मजाक उड़ाते हुए गार्ड को आवाज देने ही वाला होता है कि पपिलॉन तुरंत कहता है, $4000। रकम दोगुनी सुनते ही उस लालची दलाल के पैर थम जाते हैं। वो चुप होकर पपिलॉन के कान में फुसफुसाता है, 4000 नहीं भाई, इस मौत के कुएं से तुम्हें बाहर ले जाने के लिए मैं $5000 वसूलूंगा। हालांकि पपियों के पास इस वक्त इतनी बड़ी रकम नहीं थी। फिर भी वह झूठ बोल देता है, ठीक है, डील पक्की रही। तब वह दलाल अपनी लोकेशन बताते हुए कहता है, मैं सिर्फ 3 दिनों तक ही इस इलाके में हूँ।
मेरी बोट जेल की दूसरी तरफ समंदर के किनारे छुपी है। अगर तुम 3 दिनों के भीतर वहां पहुंचने में कामयाब रहे तो मैं तुम्हें इस टापू से कोसों दूर ले जाऊंगा। इसके बाद सभी कैदी वापस अपनी बैरकों में लौट आते हैं। जब यह सब अपनी कोठरी में बैठे ही होते हैं कि अचानक पूरी जेल में सायरन गूंजने लगते हैं और खबर फैलती है कि कोई कैदी जेल की सुरक्षा को भेद कर भाग निकला है। यह खबर सुनते ही पपियो के चेहरे पर चमक आ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि इस अभेद्य कही जाने वाली जेल में भी सेंध लगाई जा सकती है। अगली सुबह सभी कैदी खुले मैदान में नहा रहे होते हैं। तभी जेल के कुछ शातिर अपराधियों को भनक लग जाती है कि लुई के पास पैसों का भारी जखीरा छुपा है। वो सब एकजुट होकर लुई को जान से मारने और उसका माल लूटने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन पापियन की चीते जैसी नजरें उन पर पड़ जाती हैं। इससे पहले कि वो हमलावर लुई पर वार करते, पपियन उनके बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। इस रूह कंपाने वाले मंजर को देखकर पूरी जेल के कैदियों के हलक में थूक सूख जाता है। इस खौफनाक सजा के बाद वार्डन पपियो को हुक्म देता है कि जूलियट की बेजान लाश को उठाकर जंगल के गहरे गर्त में फेंक आओ। इस काम के लिए वह किसी एक कैदी को अपने साथ चुन सकता था। पपियो तुरंत लुई का नाम लेता है। दोनों उस भारी लाश को अपने कंधों पर उठाते हैं और बंदूकधारी गार्ड की निगरानी में घने जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। काफी दूर चलने के बाद लाश का बोझ उठाते उठाते लुई की ताकत जवाब दे जाती है। वह थककर जमीन पर बैठ जाता है। यह देखकर क्रूर गार्ड आगबबूला हो उठता है और उसे ठोकर मारकर दोबारा उठने का आदेश देता है। लेकिन लुई अब खड़ा होने की हालत में नहीं था। उसकी इस नाफरमानी पर गार्ड चमड़े के भारी कोड़े बरसाने लगता है। हर वार के साथ लुई दर्द से चीख उठता है। अपने दोस्त की यह हालत देखकर पपियो का खून खौल उठता है। वह चुपके से जमीन पर पड़ा एक नुकीला पत्थर उठाता है और पूरी ताकत से गार्ड के सिर पर दे मारता है। पत्थर लगते ही गार्ड लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ता है। पपियो समझ जाता है कि अब उसके पास भागने का आखिरी मौका है। वह बिना एक पल गवाए जंगल के भीतर दौड़ पड़ता है। कुछ ही देर में बाकी गार्ड्स को खबर मिल जाती है। वे बंदूकें ताने उसके पीछे दौड़ते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। मगर पपियो जान की बाजी लगाकर भागता रहता है। तभी उसे पास ही तेज बहाव वाली एक नदी दिखाई देती है। बचने की उम्मीद में वह सीधे नदी में छलांग लगा देता है। तेज धारा उसे दूर तक बहाकर ले जाती है और आखिरकार वह गार्ड्स की नजरों से ओझल हो जाता है। कई घंटों की मशक्कत के बाद वह टापू के उस गुप्त किनारे पर पहुंच जाता है जहां एक दलाल अपनी नाव लेकर उसका इंतजार कर रहा था। पपियो हांफते हुए नाव पर चढ़ता है और घबराई आवाज में कहता है, जल्दी करो, इस नाव को आगे बढ़ाओ और मुझे इस जहन्नुम से दूर ले चलो। लेकिन दलाल बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। वह ठंडे लहजे में पूछता है, पहले यह बताओ कि मेरे $5000 कहाँ हैं? यह सुनकर पपियो के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह बेबसी से हाथ फैलाते हुए कहता है, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर तुम मुझे फ्रांस पहुंचा दो तो मैं तुम्हें वादे से भी ज्यादा रकम दूंगा। पपियो की बात सुनकर दलाल जोर जोर से हंसने लगता है। पपियो कुछ समझ पाता उससे पहले ही आसपास की झाड़ियों से कई बंदूकधारी गार्ड निकल आते हैं। देखते ही देखते वे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी पपियो को एहसास होता है कि वह एक भयानक जाल में फंस चुका है। दरअसल यह पूरी योजना पहले से तैयार की गई थी। दलाल मुस्कुराते हुए कहता है, मूर्ख चोर, अगर तुम मुझे अभी $5000 भी दे देते तब भी मैं तुम्हें कभी नहीं भगाता।
क्योंकि हमारे वार्डन साहब मुझे तुम जैसे फरार कैदियों को पकड़वाने के बदले इससे दोगुना पैसा देते हैं। यह सच सुनकर पपियो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस आदमी पर उसने भरोसा किया था वही उसके साथ सबसे बड़ा धोखा कर चुका था। गार्ड्स उसे बेरहमी से पकड़कर वापस जेल ले आते हैं। जब उसे वार्डन के सामने पेश किया जाता है तो वार्डन हंसते हुए कहता है, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। जिस अफसर के सिर पर तुमने पत्थर मारा था वह बच गया। अगर उसकी मौत हो जाती तो तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारे दोस्त जूलियट जैसा होता। इसके बाद पपियो को नियम तोड़ने और भागने की कोशिश करने की सजा दी जाती है। उसे जेल की सबसे खौफनाक काल कोठरी में डाल दिया जाता है। वहां हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। कोई इंसानी आवाज नहीं, कोई साथी नहीं और न ही बाहर की दुनिया की कोई खबर। यही वह जगह थी जहां कई कैदी धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो बैठते थे। काल कोठरी का जीवन किसी जिंदा इंसान के लिए नरक से कम नहीं था। वहां पपियो को पूरे 2 साल तक लगभग पूरी तरह अकेले रहना पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा पसरा रहता था और दिन रात का फर्क तक महसूस नहीं होता था। शुरुआत के कुछ महीनों तक उसने खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश की। वह अपने सपनों, यादों और आजादी की उम्मीद के सहारे जीता रहा। लेकिन समय बीतने के साथ अकेलापन उसके दिमाग पर भारी पड़ने लगा। खाने के नाम पर उसे सिर्फ उबला हुआ गंदा पानी और बेहद कम मात्रा में भोजन दिया जाता था। धीरे धीरे उसका मजबूत शरीर कमजोर पड़ने लगा। उसकी मांसपेशियां गलने लगीं और वह हड्डियों का ढांचा बनता चला गया। कई बार उसे ऐसा लगता जैसे वह किसी अंधे कुएं में कैद है जहां से निकलना नामुमकिन है। एक दिन वह अपनी कोठरी के दरवाजे की छोटी सी झिरी से बाहर झांकता है। तभी उसकी नजर कुछ गार्ड्स पर पड़ती है जो एक मृत कैदी के शव को घसीटते हुए ले जा रहे थे। उस दृश्य ने उसके दिल को झकझोर कर रख दिया। उसे महसूस हुआ कि अगर उसने उम्मीद छोड़ दी तो उसका अंजाम भी वही होगा। कुछ समय बाद वही अफसर जिसके सिर पर पपियो ने पत्थर मारा था उसकी कोठरी तक पहुंचता है। वह अब जिंदा बच चुका था और बदले की आग में जल रहा था। गुस्से से भरा वह पपियो पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह पीटकर चला जाता है। घायल और कमजोर पपियो घंटों तक फर्श पर पड़ा दर्द सहता रहता है। मगर इतनी यातनाओं के बावजूद उसकी सबसे बड़ी ताकत अभी भी जिंदा थी, आजादी पाने का सपना। उसने तय कर लिया था कि चाहे उसे कितनी भी तकलीफें सहनी पड़े, वह हार नहीं मानेगा। वर्षों तक अंधेरे और अकेलेपन से लड़ने के बाद आखिरकार वह दिन आता है जब जेल प्रशासन उसे काल कोठरी से बाहर निकालता है। जब वह बाहर कदम रखता है तो उसकी हालत इतनी बदल चुकी होती है कि उसे पहचानना मुश्किल था। कई सालों बाद जब पपिलॉन को आखिरकार काल कोठरी से बाहर निकाला जाता है तो उसकी हालत पहचान में नहीं आती। उसका शरीर कमजोर हो चुका था लेकिन उसका इरादा पहले से भी ज्यादा मजबूत था। बाहर निकलते ही वह अपने पुराने दोस्त लुई से मिलता है। दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं। अब पपिलॉन एक आखिरी और सबसे खतरनाक फरारी की योजना बनाता है। वह समुद्र की लहरों, पहरेदारों की गतिविधियों और टापू के हर रास्ते का महीनों तक अध्ययन करता है। उसे पता था कि इस बार की गई एक छोटी सी गलती भी उसकी मौत का कारण बन सकती है। इसलिए वह पूरी सावधानी के साथ सही मौके का इंतजार करता है। आखिर वह दिन आ जाता है जब पपिलॉन अपनी जान दांव पर लगाकर समुद्र की तरफ दौड़ पड़ता है। इस बार उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। वर्षों की कैद, भूख, यातनाएं और असफल फरारियां उसे इस मुकाम तक ले आई थीं। ऊंची चट्टान पर खड़े होकर वह गहरी सांस लेता है।
उसके सामने उफनता हुआ समंदर था और पीछे मौत जैसी वह जेल जिसने उसकी जिंदगी के सबसे कीमती साल छीन लिए थे। कुछ पल तक वह विशाल लहरों को देखता रहता है। फिर अपने दिल में आजादी का सपना लिए वह पूरी हिम्मत के साथ समुद्र में छलांग लगा देता है। अगले ही पल विशाल लहरें उसे अपने साथ बहाकर दूर ले जाने लगती हैं। हर लहर के साथ मौत का खतरा मौजूद था, लेकिन पपिलॉन हार मानने वालों में से नहीं था। वह लगातार संघर्ष करता रहता है और खुद को बहाव के हवाले कर देता है। लंबे संघर्ष के बाद पपिलॉन आखिरकार उस अभिशप्त टापू से दूर निकलने में कामयाब हो जाता है। वर्षों की कैद, अनगिनत यातनाओं, धोखों और असफलताओं के बाद उसे वह चीज मिल जाती है जिसके लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, आजादी। अब उसके सामने एक नई जिंदगी थी, जहां कोई जेल की सलाखें नहीं थीं, कोई जालिम वार्डन नहीं था और न ही कैद का अंधेरा। आखिरकार पपिलॉन ने अपनी सबसे बड़ी जंग जीत ली थी।